मुरलीधर नाम का एक गांव था, जहां पर दो बच्चे साहिल और प्रथम एक बूढ़े बाबा के पास बैठे हुए थे और वो बाबा उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। मुरलीधर कस्बे से जुड़े हुए महासागर में एक कस्बा जुड़ा हुआ है जो बिल्कुल महासागर के दरमियान है। वहाँ के कस्बे में हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं और वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं। क्या सच में वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं? हाँ, वहाँ के घर मछलियों से बने होते हैं और वहाँ भी इस कस्बे की तरह प्रधान और जमींदार होते हैं। सब कुछ है वहाँ पर। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है बाबा। महासागर के बीचों बीच कोई गांव हो सकता है? मैं कैसे यकीन करूं? ये बात एकदम ठीक है, चाहो तो जाकर देख लो। हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और जुर्रत हो तो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर उस मछली कस्बे में जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी आना ही होगा। 18 साल बाद साहिल एक दिन प्रदुम को समुंदर के पास बुलाता है और एक नाव भी तैयार रखता है। प्रदुम साहिल के बुलाने पर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ साहिल, आज तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? अरे वो बुजुर्ग बाबा जो हमें कहानी सुनाया करते थे ना जब हम छोटे थे। वो कहानी नहीं सुनाते थे कि महासागर में एक कस्बा है जहाँ हमारे जैसे ही लोग रहते हैं और उनके घर मछलियों की तरह दिखते हैं। हाँ, याद आया। एक मिनट, मगर तुम्हें दफतन से ये कहानी क्यों याद आ गई? और ये नाव यहाँ पर इस वक्त क्यों है? साहिल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रधुम, मैंने कहा था ना कि मैं जब भी बड़ा हो जाऊंगा मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा, वो झूठी कहानी थी मेरे भाई। चलो मेरे साथ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। अरे नहीं यार, दोस्त की कसम मत दे यार। चल यार, बैठ जा नाव में। प्रदुम साहिल के नाव में बैठ जाता है और दोनों महासागर में मछली गांव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे महासागर में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर कि दूर दूर तक कोई किनारा उन्हें दिखाई नहीं देता। इससे डरकर प्रदुम कहता है, साहिल, हम कुछ ज्यादा ही अंदर नहीं आ गए? अब तो कोई भी किनारा नजर नहीं आ रहा है। चलो वापस चलते। नहीं नहीं, नहीं का क्या मतलब है? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। क्या? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय उस कस्बे को ढूंढने के, नहीं तो जान हमें ढूंढ लेगी। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद को और तुम्हें ऐसी हालत में डाल दिया है कि अगर हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसी हालत में ही लोग जिंदगी में कुछ आगे कर सकते हैं। हे ऊपर वाले, क्या सोचकर आपने मुझे इसके जैसा पागल दोस्त दिया? साहिल और प्रदुम अब बस चप्पू चलाते चलाते महासागर के ओर अंदर चले जाते हैं। अचानक साहिल को कुछ दिखाई देता है। प्रदुम, प्रदुम, क्या तुम्हें दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वो रहा एक जगह जहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। क्या ये वही कस्बा है तो नहीं जो बूढ़े बाबा हमें बताया करते थे? हाँ, ये वही कस्बा है। ये वही मछली कस्बा है। उनकी कहानी झूठी नहीं थी, हकीकत हमारे सामने है। आखिरकार हमने इस कस्बे को ढूंढ लिया प्रद्युम। यस! साहिल और प्रदुम करीब आधे घंटे बाद वे उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस गांव में उतरते हैं, शिल्पा नाम की लड़की उन्हें देखकर उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस कस्बे के बारे में सुना था, इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। बाहर वालों का यहाँ आना मना है। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें बस थोड़ा खाना और पीने के लिए पानी दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो। शिल्पा साहिल और प्रदुम को अपने घर ले जाती है, जो मछली के आकार का था। अरे साहिल, ये तो हकीकत में मछली घर है। यहाँ सारे घर मछली जैसे हैं। ठीक कह रहे हो, यहाँ आकर मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वे दोनों शिल्पा के घर में बैठ जाते हैं।
शिल्पा उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देती है। जैसे ही वे दोनों खाना खाकर उठते हैं, शिल्पा का भाई सुरेश वहाँ आ जाता है और शिल्पा से कहता है, क्या यही दोनों हैं जो बाहर से आए हैं? प्रद्युम्न धीरे से साहिल से कहता है, ये पक्का हमें मारने आया होगा, सब तुम्हारी गलती है। हाँ यार, कहाँ फंस गए? साहिल सुरेश से कहता है, भाई हम पक्का चले जाएंगे और कभी किसी को इस कस्बे के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ भाई, सच में हम लोग इस समंदर में कभी पैर भी नहीं रखेंगे, बस हमें माफ कर दो। अच्छा, तुम दोनों को लगता है कि मैं कोई गुंडा हूँ? दरअसल हम लोगों को आपकी मदद चाहिए इस गांव को बचाने के लिए। किससे? हमारे प्रधान से। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले हमारे कस्बे ने प्रधान को चुना और हमारे प्रधान को जादुई मोती की माला पहनाई, जिसे पहनने के बाद प्रधान के पास जादुई ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से अगर कस्बे वाले प्रधान की बात नहीं मानते, वो अपनी ताकत से सबको काबू में कर लेता है। हमारे कस्बे में एक जादुई आईना भी है जो हमारे कस्बे और बाहर की दुनिया को जोड़ लेता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आईने को अपने घर में रख लिया है। अब मैं बाहरी दुनिया में भी अपना डंका बजाऊंगा। मैं इस कस्बे में आसानी से मिलने वाले मोतियों को बाहर बेचकर बहुत रईस हो जाऊंगा और अपने ताकत का इस्तेमाल करके कस्बे वालों के ही मोती बिनने के लिए कहूंगा। प्रधान इतना लालची इंसान निकलेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारे गांव के मोतियों में जादुई ताकत होती है। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उनकी समस्याएं हमारे गांव को भी झेलनी पड़ती हैं। तो आप चाहते क्या है? इसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि आप इस कस्बे के नहीं हैं, तो प्रधान की शक्तियों का असर आप पर नहीं होगा। ओह, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप चाहते हैं कि हम उस प्रधान से वो आईना जो बाहरी दुनिया को इस मछली कस्बे से जोड़ता है, उसे उसके घर से चुरा ले, यही ना? वो वापस से अपने मोतियों की ताकत का इस्तेमाल करके वो आईना ले लेगा। हमें उस मोती की माला को उसके गले से चुराना होगा। बिल्कुल, हमने तो उसे अच्छा समझा था, लेकिन वो लालची निकला। कोई बात नहीं, आप सब हम पर छोड़ दीजिए। सुरेश और शिल्पा दोनों प्रधान के घर के बाहर पहुंचते हैं और प्रधान को आवाज लगाने लगते हैं। प्रधान जी, प्रधान जी। प्रधान जब वो ये आवाज सुनता है तो कहता है, कौन है जो इतनी सुबह सुबह आवाज लगा रहा है? जाकर देखता हूँ। प्रधान घर के बाहर आता है। ओह, तुम दोनों भाई बहन हो? क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रधान जी, गांव के अनमोल मोतियों को बाहरी दुनिया के साथ मत बांटिए। ये हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हमारा कस्बा इन्हीं अनमोल मोतियों की वजह से बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। पता है ना, मेरे पास जादुई मोती की माला है। प्रधान जी, ये गलत है। साहिल और प्रद्युम्न चुपके से प्रधान के घर में घुस जाते हैं। सुरेश और शिल्पा वहाँ सिर्फ प्रधान का ध्यान खींचने के लिए आए थे। प्रधान दूसरी ओर अपना हाथ आगे करता है और सुरेश और शिल्पा से कहता है, तुम दोनों अभी के अभी मूर्ति की तरह खड़े हो जाओ। प्रधान के इतना कहते ही दोनों खम्बे की तरह एक जगह खड़े हो गए और दूसरी ओर साहिल और प्रद्युम्न वो आईना ढूंढने लगते हैं। अरे, प्रधान ने यहाँ आईना कहाँ रखा होगा? पता नहीं, जल्दी ढूंढो, नहीं तो ये आदमी हमें खंबा ना बना दे। इसका जादू शायद हम पर काम नहीं करेगा। और अगर कर लिया तो? और नहीं किया तो? साहिल और प्रद्युम्न प्रधान के घर में झगड़ने लगते हैं। इतने में ही प्रधान उनकी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। कौन है अंदर? सामने आओ, नहीं तो खंबा बना दूंगा। साहिल प्रधान के कमरे में भाग जाता है। जब प्रधान अंदर आकर साहिल को देखता है तो वो कहता है, तुम कौन हो? पक्का तुम मेरा जादुई आईना चुराने आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं और मेरा दोस्त तो। तुम्हारा दोस्त? तुम तो अकेले खड़े हो। हाँ? प्रद्युम्न जब इधर उधर देखता है तो उसे साहिल कहीं नजर नहीं आता। धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ खंबा बनने के लिए। प्रद्युम्न अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रधान प्रद्युम्न से कहता है,
मेरी ताकत दिखाओ, अपनी जादू, और बनाओ इसे खंबा। प्रद्युम्न पर उसकी ताकत का कुछ असर नहीं होता और पीछे से साहिल चुपके से आकर प्रधान के गले से उसके मोतियों की माला खींचकर उसके गले से निकाल देता है। जैसे ही माला उसके गले से उतरती है, सुरेश और शिल्पा ठीक हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। सुरेश जल्दी से उस माला को अपने गले में पहन लेता है। वो माला मेरी है, मुझे वापस दो। अब मोतियों की शक्ति मेरे पास महफूज रहेगी। हे मोतियों की माला, सुन मेरी बात और बना दे इसे खंबा। सुरेश के इतना कहते ही प्रधान उस खम्बे की तरह एक ही जगह पर बिना हिले खड़ा हो जाता है और अगले दिन गांव वाले सुरेश को प्रधान बना देते हैं और आईना भी सुरेश को मिल जाता है। सुरेश और बाकी सब उसी जगह मिलते हैं जहां पर साहिल और प्रद्युम्न अपनी नाव लेकर आए थे। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल और प्रद्युम्न। यह हमारा फर्ज था सुरेश। और मेरा भी। आप लोग इस आईने के अंदर जाएंगे तो सीधे अपने गांव में पहुंच जाएंगे। साहिल और प्रद्युम्न दोनों उस गांव में चले जाते हैं और सीधे अपने गांव में पहुंच जाते हैं और सबको ये कहानी सुनाने लगते हैं।